हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी ऑफ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स ऑल सब्जेक्ट्स। अभी मेरा फिलहाल के लिए बिजनेस स्टडीज चल रहा था और उसका मेरा चैप्टर 2 खत्म हो चुका था। उसके मैंने आपको सारे अच्छे से रिवीजन भी करवा दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रही थी उसके, जिससे आप लोग ये टेस्ट कर सके कि आप लोगों ने जितनी पढ़ाई की है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी मिली है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में चैप्टर की हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया है, फिर इसके रिवीजन सेक्शन भी अच्छे से करवाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करने, आप बैठे हो और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर्स दिए थे, आज मैं आपको लॉन्ग आंसर्स दूंगी प्रैक्टिस के लिए। और लर्नर्स, ये लॉन्ग आंसर्स मिनिमम 6 मार्क्स के आते हैं, तो आपको कम से कम मिनिमम मैं कह रही हूँ 1 से 2 पेजेस का आंसर लिखना ही लिखना होगा। और अगर आप इसमें कोई भी दिक्कत है या आपको कोई पॉइंट याद है, उनके अंदर एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये नहीं पता, कुछ भी डाउट है, वो आप मेरे चैनल से कंसर्न कर ले या मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज के लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 12 लॉन्ग क्वेश्चन तक समझाऊंगी और उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना और मेरे से। चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो लर्नर्स, जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, डिस्कसेस मेरिट्स। ये बात मैंने आपको ना लर्नर्स पहले भी एक बात बताई थी कि जो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें आपकी सारी पांचों की पांचों फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने से पहले पांचों फॉर्म्स को लर्न करिए, उनके मेरिट्स को लर्न करिए, डीमेरिट्स को लर्न करिए और उससे रिलेटेड आप मेरिट्स, डीमेरिट्स और आप इसके फीचर्स को लर्न करिए और इसकी सूटेबिलिटी को लर्न करिए। आप ये सारी चीजें कर लीजिए। आप ये मानिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसके बेसिस पे। कल मैं आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो थोड़े ट्रिकी और घूमे हुए होते हैं, बट ये जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस है ये तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप आराम से कर सकते हो। तो देखो कितनी बार आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, व्हाट इज मेंट बाय सोल प्रोप्राइटरशिप। काउंटलेस बार मैंने आपको ये बता रखा है क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे सिंगल ओनर कंट्रोल होता है, एक ही पर्सन अपना बिजनेस करता है, कोई भी और उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, वो अपने काम का खुद मालिक होता है। उसके मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स भी आपको मैंने कई बार बता रखे। इजी फॉर्मेशन होती है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, क्विकर एनालिसिस होता है, नो नीड टू गिव द आंसर टू एनीवन, किसी को अपना जवाब देने की जरूरत नहीं होती। ये सारे इसके मेरिट्स होते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, 6 मेरिट्स लिखने कंपलसरी होते हैं और मैंने आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 से 12 ऑलरेडी मेरिट्स करवा रखे हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी के 6 उनमें से कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडरशिप। ये भी वही बात है लर्नर्स, देखो इसमें भी मेरिट ही लिखना था, इसमें भी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोल ट्रेडरशिप के लिखने हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडरशिप, सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटर, सारे एक ही बात है, बस ना नाम घुमा के थोड़ा दे देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ट्रेडरशिप और प्रोप्राइटरशिप का ही अलग तो नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है, ट्रेडरशिप और प्रोप्राइटरशिप एक ही होते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप मेरे चैनल पे कंसर्न कर लेना और होपफुली सो अब तक तो आपने लर्न भी कर लिया होगा। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, वो है डिस्कस द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हेन इज इट मोर सुटेबल। मैंने आपको क्या कहा था, देखो मैंने अभी यही बताया था ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या, फॉर्म्स, डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स और सुटेबिलिटी। ये कर लो ना तो अधिकतर सारे क्वेश्चन आपके इसी के बेसिस पे होते हैं। तो आपको मेरिट्स, देखो ये 3 क्वेश्चन में आपके मेरिट्स ही आ गए। मैं आपको पहले बुक से इसलिए करवा रही हूँ क्वेश्चंस, ये बुक TN छाबड़ा और संध्या छाबड़ा की है, ये सारे अधिकतर स्कूल्स में लगी होती है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बुक से बाहर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो।
मैं आपको अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस दूंगी, केस स्टडीज भी दूंगी, लेकिन एक बार आप बुक के क्वेश्चंस की तरफ नजर मार लीजिए कि ये बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो देखो 3 में मेरिट सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी मेरिट्स थे, सेकंड में भी मेरिट्स थे, थर्ड में भी मेरिट है। तो आप ये मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर के मेरिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो कहाँ सुटेबल होता है, जहां या तो आपकी मीडियम फर्म हो या लॉन्ग फर्म हो या शॉर्ट फर्म हो, यानी शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए आपका बिजनेस रन करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना हो, या लॉन्ग फाइनेंस नहीं चाहिए होती, या वैसी कोई कंपनी हो सकती है जिसमें ज्यादा पर्सनल टच हो कस्टमर्स के साथ, ज्यादा क्रिएटर अटेंशन चाहिए, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया। गोल्ड में इतना सेंसिटिव मामला होता है तो आप बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसमें सोल ट्रेडिंग अच्छी होती है। या कोई ऐसी फर्म हो जिसमें आप अपने आप इनफ हो, कई ऐसी जगह होती है ना इनफ, वरना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। 9th का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ के आए होगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं 9th के स्टूडेंट्स के लिए बाद में डालूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी टाइप की सिचुएशन होती है जिसमें काम कम होता है और लोग ज्यादा होते हैं, तो बचे हुए को निकाल दिया जाता है, तो वो डिस्गाइज्ड हो जाती है। ठीक है लर्नर्स, तो ये इन जगह के लिए सुटेबल होती है। फिर देखो 4th पॉइंट में डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो यहीं पे चीज घूम रही है ना, मेरिट, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस और सुटेबिलिटी। आप एक ही बार मेरे लेक्चर से देख के 5 चीजें एक एक की हर फॉर्म की कंप्लीट कर दो, आपको कुछ और करने की नीड ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिसएडवांटेजेस कि आपके कैपिटल कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होती है, और आपके अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको स्किल्ड काम करना होता है, आपकी मैनेजेरियल स्किल टेस्ट होते हैं, ये सब आप देख सकते हो। फिर 5th होता है व्हाट इज मेंट बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर्स। वही बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आप लिखेंगे और उसके फीचर्स क्या होता है आप उसके बारे में बताएंगे। फीचर्स आप ये कह सकते हैं, इसकी भी इजी फॉर्मेशन होती है, कंट्रोल बाय करता होता है, डोमिनेंस ऑफ करता होता है, और आपकी फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, बेटर चॉइस होती है, फुलफिल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल होती है। आप ये सब लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 6th, ब्रीफली डिस्कस द मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या क्या फायदे होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये फायदा होता है कि आपकी फॉर्मेशन इजी होती है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, सब घर के ही मेंबर होते हैं, रिक्रूटमेंट का टाइम नहीं होता, फास्टर टाइम यूटिलिटी होती है, फास्टर प्लेस यूटिलिटी होती है, कहीं आपको जाना नहीं पड़ता, सारे मेंबर्स आपकी फैमिली के, तो सबको काम करने का मौका मिलता है, सबको अपनी स्किल्स शो करने का मौका मिलता है। तो ये सारे आपके मेरिट्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। फिर 7 देखे तो व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें रिलेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन का। कितने का, 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन का, जो एक साथ आते हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस या तो वो इक्वली बांट सकते हैं 1:1 के रेशियो में, या उस रेशियो में बांट सकते हैं जैसे 3:2 या 2:5, जो उन्होंने कहा होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप फर्म बनते वक्त उन्होंने जो भी रेशियो कहा होगा या वो उस रेशियो में बांट सकते हैं। फिर होता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडरशिप। नहीं, मैंने छोड़ दिया कुछ, हाँ फीचर्स के। इसके आपको पार्टनरशिप के फीचर्स लिखना है, लिख सकते हो आप इसमें रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, फास्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर मैनेजेरियल स्किल, बेटर रिसोर्सेज, बेटर ग्रोथ, बेटर रिलेशंस, ये सारे आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिफाइंड पार्टनरशिप, डिफाइन द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से देखना लर्नर्स, ये काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है। कई बच्चे क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स और काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप 2 अलग चीज होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को देख के काइंड्स ऑफ पार्टनर समझते हैं और लिखना शुरू हो जाता है माइनर पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, साइलेंट, स्लिपिंग, डोमिनेंट, एस्टॉबल। लेकिन नहीं, ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप है। तो आप पार्टनरशिप में क्या लिखोगे, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, या पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। 3 टाइप की पार्टनरशिप होती है। क्या होती है आपको ऑलरेडी पता लगा दिया था मैंने, पता चला दिया था। अब आप उसे देख के वहां से कंसर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने इसको भी आपको डिफरेंस समझा रखा है, लाइन वाइज टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस बताना, पार्टनरशिप क्या होती है उसका मीनिंग बताना, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है उसका मीनिंग बताना, उनके बीच में डिफरेंस बताना, कितने मेंबर्स होते हैं, कब फॉर्म होती है, क्या फायदा होता है, क्या लाइबिलिटी होती है, क्या कंट्रोल होता है, कितने समय की ड्यूरेबिलिटी होती है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी स्टेटस होता है, वो सब आप बता देना अच्छे से।
फिर होता है आपका 10th क्वेश्चन, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप लिखोगे, मैंने कई बार बता दिया। फिर उसके बाद आपको एडवांटेजेस यानी मेरिट्स और डिसएडवांटेजेस यानी डीमेरिट्स बताने हैं। किसके बताने हैं? पार्टनरशिप फर्म के। बता दोगे? अच्छे से आते हैं? ओके। फिर 11th क्वेश्चन होता है आपका, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज डिजायरेबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, गिव द रीजन ड्यू टू विच अ फर्म शुड बी रजिस्टर्ड। देखो लर्नर्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे ऐसे ही क्वेश्चन पसंद है। मैं अपने स्टूडेंट्स के जो टेस्ट लेती हूँ, मतलब अपनी कोचिंग में जो मैं टेस्ट लेती हूँ, मैं हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस देती हूँ, क्योंकि मुझे ये इसलिए पसंद है, इसमें बच्चों के ना IQ लेवल भी चेक होता है कि बच्चे को इंग्लिश समझ आ रही है और वो इंग्लिश समझ के अपने आंसर्स लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो माना कंपलसरी तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, कोई कहता ही नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बट ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब बेनिफिशियल है कि आप उसे रजिस्टर्ड करवा लो। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसे इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवा लोगे तो आप सर्टेन बेनिफिट्स लाओगे, मतलब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जो आपने कह दी उतनी अमाउंट में आपको अपनी लायबिलिटी स्टेटस पे ऑफ करना पड़ेगा। आपकी ग्रोथ स्टेटस को कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए कि कोई पार्टनर मर जाए, उसकी डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसके बदले में कोई पार्टनर होगा जो उसे देख सकता है। या हम कह सकते हैं जो आपकी पार्टनरशिप स्टेटस होती है वो ज़्यादा अच्छा से चल सकती है, आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, आप अपने डिजायरेबल प्रॉफिट ले सकते हो। आपको लॉस को ये चिंता नहीं है कि लॉस हो गया तो अब अनलिमिटेड देना पड़ेगा, आप उसी लिमिट पे दोगे जितना आपने लिख रखा है। तो इन रीजनों की वजह से ये बेनिफिशियल होती है। फिर 12th है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म को ना रजिस्टर करने के नॉन कॉन्सिक्वेंसेज के क्या क्या नुकसान होते हैं। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे था ना, गिव द रीजन ड्यू टू विच अ फर्म शुड बी रजिस्टर्ड, ये यहाँ पे यही है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों एक ही, आप देख लेना, मैंने आपको अभी अभी समझा दिया, पहले भी कई बार समझा दिया। फिर 13th क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरिट्स और डिमेरिट्स कई बार बता रखा, आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर 14th है, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है 1912 के। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सोशियो इकोनॉमिक मोटिव को कंसीडर करती है, आपके मतलब जिसमें सोसाइटी का भी वेलफेयर और इकोनॉमिक पोजीशन भी ठीक हो। इकोनॉमी ये इतना ही पैसा लेती है जितना इनका रहन सहन लिवलाइहुड चल सके, ज्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं लेती है। ये गुड्स वुड्स को सबको अच्छे से कम रेट पे बांटती है, देती है। इकोनॉमिक मोटिव इसका ये होता है कि जो आपकी मनी है, वो थोड़ा बहुत मनी है जो सोसाइटी में, ये उन कामों को अपलिफ्ट करती है जैसे जिस कामों के लिए और कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा नहीं देती। जैसे आपने डाबर आमला हेयर ऑयल का देखा होगा, जिसमें था कि इसका हर एक बॉटल के कुछ अमाउंट आपके गरीब बच्चों की पढ़ाई में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, NGOs, जिनका मेन मोटिव होता है कि वो आपको या आपकी चीजों को बेच सके, और कैसे बेच सके, इस तरीके से बेच सके कि आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट तो अपने। अब देखो जो डाबर आमला हेयर ऑयल है, आपने ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल लॉस में चलता है, कुछ तो वो प्रॉफिट वो भी खाता होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लो, बचा हुआ अमाउंट किसी गरीब की सहायता में लगा दो। समझ आ गया? फिर फीचर्स आप इसके लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कर सकते हो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। आप उसकी कर सकते फीचर्स, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इजी फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन इजी नहीं होती, वाइड फॉर्मेशन, लार्ज रिसोर्सेज, लार्ज कैपिटल, लार्ज फाइनेंशियल पर्सन, लार्ज वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। फिर है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, आप कर सकते हो। फिर आपको कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो लर्नर्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप जब डिफरेंस करो ना किसी भी चीज का,
किसी भी फॉर्म का, तो आप ना उसके फीचर्स को कंसीडर करो। मतलब जो ऐसे बेसिस लिखते हैं ना, बेसिस में उनके फीचर्स लिखो, फिर यहाँ पे पार्टनरशिप, यहाँ पे कंपनी, उनके फीचर्स के बेसिस में डिफरेंशिएट कर दो। लार्ज कैपिटल, मोज कैपिटल, लार्ज रिसोर्सेज, लेस रिसोर्सेज, मोर वाइडर स्कोप, लेस वाइडर स्कोप, लार्ज प्रॉफिट मोटिव, लेस प्रॉफिट मोटिव, आप इस तरह से कर सकते हो। ओके लर्नर्स, फिर उसके बाद आता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। इसको तो मैंने कितने दिन लग के करवाया था। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। वैसे जो आपका थर्ड चैप्टर है वो यही है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो आपको मैंने ये बहुत बार करवा रखा। मेरे वीडियो नंबर, ये तो मुझे याद नहीं, आप मेरे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को। फिर जैसे हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस, देखो इसमें बेसिस गिवन है, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स या पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी ना अभी अभी कि इनके फीचर्स के बेसिस पर डिफरेंस क्या करो। जैसे नंबर्स ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7। फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 और पब्लिक में 3। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। सिर्फ ठीक इसी प्रकार पब्लिक सब्सक्रिप्शन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन के 2 स्टेप्स ज्यादा करती है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी 2 पे ही रुक जाती है, इनकॉर्पोरेशन और प्रमोशन स्टेज पर वो 2 स्टेप्स ज्यादा करती है, तो इसलिए ये अपने शेयर्स को ये सारे बेनिफिट्स गेन कर सकती है। फिर 21th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है, अकाउंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न टाइम्स। आपको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बेनिफिट्स लिखना और बेनिफिट लिखना है कि आज के समय में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्या बेनिफिट है, लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, डिस्कस द रीजन फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओवर सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप। आपको वो बेनिफिट लिखना है जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप के नहीं होते। तो आप क्या लिख सकते हो, ये इसके लार्जर रिसोर्सेज होता है, लार्जर कैपिटल होती है, वाइडर रीच होती है, कनेक्ट कर सकती है ग्लोबली, इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डेवलपमेंट का मेन मोटिव होता है, हार्ट ऑफ इकोनॉमी होती है। ये सारा आप लिख सकते हैं। तो लर्नर्स, मेरे ख्याल से आपको इन 22 क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो नहीं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, वरना मेरी वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हो। ओके लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज के क्वेश्चन बैंक्स में आपने 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, लॉन्ग क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलिए लर्नर्स, मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मेरे इन वीडियोस को अपने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके माय डियर लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।